हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और घर में रहकर स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट 3 से इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनाल इन इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का महत्व टॉपिक को उठा करके लाया हूँ। यह टॉपिक जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का पाठ्यक्रम में है और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें आपको पूछता है कि पनामा नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व का वर्णन करें। तो मुख्य रूप से इसमें महत्व पर ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम जो इस ऑनलाइन क्लास में आपसे चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा में चर्चा करूंगा पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत रूप से पनामा नहर के बारे में कि किस तरह से यह पनामा नहर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी अवस्थिति किस तरह की है और फिर जो है यह नहर मार्ग बनाने में इसमें कौन सी नीति सब का इस्तेमाल किया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करूंगा। और पनामा नहर द्वारा व्यापार जो होता है वह किस तरह से होता है, किन किन देशों की इसमें सहभागिता है, तो इसकी चर्चा होगी। फिर है इसमें व्यापार की जो वस्तु है और परिवहन होता है, कहाँ से कहाँ, किस देश से किस देश में होता है, किन देशों के साथ व्यापार क्या चीज़ का होता है, उसकी चर्चा करूँगा और अंत में निष्कर्ष होगा। इस तरह से आपका जो आज का क्लास का प्रारूप है, जो मूल बिंदु है इस टॉपिक के अंतर्गत, उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो आइए सबसे पहले कि पनामा नहर के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय ले लें। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह नहर पनामा स्थल संधि को काटकर बनाई गई है, अतः यह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मुख्य स्थल खंडों को अलग करती है। यह जलमार्ग प्रशांत तट पर पनामा पत्तन को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन पत्तन से जोड़ती है। यह जलमार्ग उत्तरी दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। इसे द गेटवे ऑफ द पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो पनामा नहर का निर्माण कार्य 1904 ईस्वी में फ्रेंच इंजीनियर द्वारा शुरू किया गया था, परंतु अमेरिकी इंजीनियर द्वारा पूरा किया गया। इस पर 7.5 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस नहर के निर्माण के दौरान भूस्खलन तथा कई तरह के रोग से 30,000 मजदूरों की जान चली गई। कई हिस्सों में अत्यधिक बाढ़ के कारण कई बार काम बाधित हुआ। इस नहर को 15 अगस्त 1914 ईस्वी को खोल दिया गया। अब थोड़ा सा इसका जो है अवस्थिति के बारे में चर्चा करें तो इस नहर को बनाने के लिए एक पहाड़ी को काटना पड़ा था, जिस कारण इसका तल सभी जगह समान नहीं है। तल की असमानता के कारण 3 जगहों पर झालों, जिसको कि लॉक्स कहा जाता है, का निर्माण किया गया है। पहला है इसमें अटलांटिक के सिरे पर गाटून लॉक, दूसरा है मध्य में पेड्रो मिकेल लॉक और तीसरा है प्रशांत महासागर के सिरे पर मीरा फ्लोर्स लॉक। अब है कि पनामा नहर की जो लंबाई है वह 80 किलोमीटर है,
चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 91 से लेकर 305 मीटर है। गहराई की बात करें तो यह 12 मीटर गहरी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 26 मीटर यानी कि 85 फीट जो है यह ऊंची है। अब इसकी भार वहन की क्षमता देखें तो 80,000 टन जो है इसकी भार वहन क्षमता है। इस नहर को पार करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। प्रतिदिन लगभग 50 पोत इसे पार करते हैं। पनामा मार्ग के संबंध में अब जो नीति थी उस समय जो बनी, तो उसके बाद इसमें कई एक बार नीति सब नई नई नीति आई। तो उसके अंतर्गत जो नई नीति आई, इस नई नीति के तहत जापान, पनामा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा त्रिपक्षीय आयोग का गठन किया गया है जो इस मार्ग के विकल्प का अध्ययन कर रहा है। इसने जो है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सुझाए हैं। वो है, पहला, समुद्र तल वाली नहर का निर्माण किया जाए। दूसरा है, अधिक झीलों के साथ वर्तमान नहर को जो चौड़ा किया जाए। तीसरा है, सड़क एवं रेल सुविधाओं का नहर के दोनों किनारों पर विस्तार किया जाए। 1990 ईस्वी में एक योजना की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत गेलार्ड कट 500 फुट से कम 630 फुट तक चौड़ा किया जाए, जिससे 24 घंटे 2 स्तरीय यातायात की अनुमति दी जा सके। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का महत्व पर चर्चा करें कि पनामा नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या महत्व है। तो पहला, पनामा नहर के बनने से पूर्व यूरोपीय देशों के जहाज तथा उत्तरी अमेरिका के जहाज जो प्रशांत महासागर की तरफ जाना चाहते थे, उनको दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में कैथ हॉर्न का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। परंतु पनामा नहर के निर्माण से दूरियां बहुत घट गई हैं। विभिन्न स्थानों के मध्य दूरियां निम्नलिखित प्रकार से घट गई हैं। पहला, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी घट गई। वहीं न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को के मध्य 14,200 किलोमीटर की दूरी घट गई। लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को के मध्य 9,100 किलोमीटर की दूरी घट गई। न्यूयॉर्क से वाल पैरेजो के मध्य 6,000 किलोमीटर की दूरी घट गई। वहीं न्यूयॉर्क से सिडनी के बीच की दूरी 6,400 किलोमीटर की कम घट गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूरी घटने से कितना जो है इस मार्ग का महत्व का पता चलता है। दूसरा है महत्व इसका, पनामा मार्ग कथवार्ड तथा मैगलेन जल संयोजी मार्गों की अपेक्षा बहुत अधिक सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ तूफानों या हिमशिलाओं का कोई खतरा नहीं है। तीसरा महत्व है इसका, दूरी कम होने के कारण परिवहन व्यय में भी कमी आ गई है। चौथा जो इसका महत्व है, पनामा नहर मार्ग के निर्माण से दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। इस मार्ग के निर्माण होने पर दक्षिण अमेरिका अपने उद्योग के लिए कच्चे पदार्थ को पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर आसानी से लाने लगा तथा वहां से निर्मित वस्तुओं को पुनः पश्चिमी तट पर भेजने लगा। इस प्रकार इस मार्ग के निर्माण से उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में तथा दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में काफी तेजी से आर्थिक विकास हुआ। अब इसका पांचवा जो महत्व है, यूएसए तथा न्यूजीलैंड के वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बीच दूरी की कमी के कारण व्यापार में तेजी से विकास हुआ। छठा महत्व है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट से जापान, हांगकांग जाने वाली जहाज भी
इस मार्ग को पसंद करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क और याकोहामा के बीच बहुत कम दूरी, लगभग 3,800 माइल ही रहती है। सातवां महत्व है इसका, पनामा नहर का महत्व यूएसए के लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार सुएज का यूरोप के लिए है। आठवां महत्व देखें, आज के समय में पनामा मार्ग से व्यापार 50% संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा होता है। संक्षेप में इसके महत्व की बात करें, पनामा नहर के खुलने से पश्चिमी यूरोप से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी अमेरिका से पूर्वी एशिया के बीच दूरियां काफ़ी घट गई और व्यापार का तेजी से विकास हुआ। पनामा नहर द्वारा अब व्यापार की बात करें तो पनामा नहर के बनने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न जो है, पनामा नहर के बनने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में के क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिला है। अब इसमें क्या प्रोत्साहन मिला, तो पहला है यूएसए के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में व्यापार में प्रोत्साहन मिला। वहीं दूसरा है यूएसए के पूर्वी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद तीसरा है यूएसए के पूर्वी भाग तथा एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, श्रीलंका जैसे देशों के बीच व्यापार का जो है वो प्रोत्साहन मिला। चौथा है यूएसए के पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसका व्यापार में प्रोत्साहन मिला। फिर पांचवा है पश्चिमी यूरोपीय देशों, पश्चिमी यूएसए तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। अब छठा देखें तो छठा में है पनामा मार्ग के खुलने से प्रशांत के तटीय क्षेत्र से 44% माल की ढुलाई अटलांटिक तट की ओर तथा 56% माल की ढुलाई अटलांटिक तट से प्रशांत तट की ओर होता है। उसी तरह से सातवां देखें तो अटलांटिक तट की ओर से प्रशांत तट की ओर कुल ट्रेड ट्रैफिक का 76% उत्तरी पूर्वी अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज के द्वारा, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट से 14% तथा 10% यूरोप के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का अलग अलग देशों के साथ किस तरह का जो है यह प्रोत्साहन करता है व्यापार को, किन किन क्षेत्रों में जो है व्यापार जो व्यापारिक कार्य हैं उसको प्रोत्साहित करता है। अब जो है कि ये पनामा नहर मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता है, इस व्यापारिक मार्ग में किन किन वस्तुओं का जो है वह जहाज़ों के द्वारा आवागमन होता है, किन किन वस्तुओं का जो है आयात निर्यात जो है वह विभिन्न देशों के बीच होता है, इसकी चर्चा करें तो पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी यूरोप से बहुत सी विविध प्रकार की निर्मित सामग्रियां ले जाते हैं। अब क्या ले जाते हैं, पहला है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्य पदार्थ और कोयला, ब्राजील से कॉफी, तंबाकू, केला का निर्यात वेस्ट इंडीज को होता है। वहीं है वेनेजुएला से कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम, जमैका से एल्युमिनियम, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान को जाने वाली जहाज कोयला, कोक, लौह इस्पात, फॉस्फेट तथा कपास ले जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को भी पनामा मार्ग के खुलने से बहुत प्रोत्साहन मिला है। कोलंबिया से पेट्रोलियम और कॉफी, बोलिविया के खनिज उत्पाद, चिली का तांबा, जस्ता, टीन, पेरू के नाइट्रेट्स का परिवहन पनामा मार्ग के द्वारा होता है। उसके बाद है लौह अयस्क, तांबा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टीन, वनोत्पाद, केला, कपास, कोको, कॉफी, चीनी आदि निर्यात दक्षिण अमेरिका से होता है। पनामा मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया से ऊन, मक्खन, पनीर, चमड़ा, सीसा, जस्ता, अन्य धातुएं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को आती है। न्यूजीलैंड से ऊन, मक्खन, मांस और पनीर आते हैं। पेरू तथा चिली से फलों का निर्यात यूएसए तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी देशों से होता है। लैटिन अमेरिका के राज्य मैन्युफैक्चर गुड्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स
का निर्यात यूरोप को करता है। जापान से रेशम, लकड़ी, चीन से चाय, चावल, फिलीपींस से तंबाकू का निर्यात पनामा मार्ग से पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन को होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है व्यापारिक परिवहन में जो वस्तु भेजा जाता है, उन वस्तुओं को आपने जाना कि किन देशों के साथ किन वस्तुओं को कौन सा देश किस देश को कौन से वस्तु को भेजता है, निर्यात करता है। और अब जब आप इतना जान लिया तो अब हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पनामा नहर मार्ग के खुलने से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर कृषि, खनन, वानिकी तथा निर्माण उद्योग का तेजी से विकास हुआ। यह मार्ग ईंधन के मामले में सुरक्षित है। अमेरिका का कोयला तथा पेट्रोलियम सुएज मार्ग की तुलना में सस्ता है। पनामा मार्ग से प्रतिवर्ष 12,000 जहाजों का आवागमन तथा 150 मिलियन टन माल की ढुलाई होती है। पनामा मार्ग का महत्व उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार यूरोप महादेश तथा खाड़ी देशों के लिए सुएज नहर का है। पनामा मार्ग का भविष्य देखें तो यह उज्जवल कहा जा सकता है। तो आज के क्लास में आपने पनामा नहर का पूरी तरह से बृहद जानकारी प्राप्त किया और इसमें आपने जाना कि पनामा नहर का जो है किस तरह से विश्व के मानचित्र पर अपना एक स्थान है। विश्व के जो है अंतर्राष्ट्रीय कहें या विश्व व्यापार में किस तरह से पनामा नहर अपना एक अहम रोल अदा करता है, किस तरह से यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में जो है मार्ग को आसान बनाता है, किस तरह से यह जो है दूर दराज के देशों में जैसे उत्तरी अमेरिका के देशों को जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को किस तरह से जोड़ता है, किस तरह से दक्षिणी अमेरिका के देश जो है वह एशियाई देशों से व्यापारिक मार्ग के रूप में जुड़ते हैं, किस प्रकार से उसके बीच की दूरी की जो है कमी हो जाती है इस व्यापारिक मार्ग के बनने से। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि आपको यह टॉपिक मैं जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ और आपने समझा होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक आप अपना स्वाध्याय करते रहिए और नए नए टॉपिक को भी पढ़ते रहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।